गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये जाना था कि जो साइमन कमीशन जैसे आया था तो उसके क्या एडवर्स इफेक्ट हुए और क्या उस कमीशन की क्या लिमिटेशंस थे, जिसकी वजह से जो इंडियन कांग्रेस जो लीडर्स थे वो इसके अगेंस्ट थे। हालांकि सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर हैविंग डाउट ऑन दैट सेक्शन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल स्टार्ट विद दैट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। Some of the students were having doubt about the Simon Commission. Basically जो ब्रिटेन की जो कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट थी वहाँ पे स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया था, जो कि जिसके जो लीड कर रहे थे वो सर जॉन साइमन थे। इस वजह से इसको साइमन कमीशन कहा गया था। अब रीज़न क्या था कि जो यहाँ पे जो पॉलिटिकल जो चेंजेस आ रहे थे तो इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो थोड़ी चिंता में हो गई थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें जो पकड़ है इंडिया में वो कमज़ोर होती जाएगी। तो वो इंडिया में जो ब्रिटिशर्स का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था। मीन्स दिस स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया था अंडर सर जॉन साइमन। ओके, कि क्या चेंजेस लाया जाए। पर लेकिन अब इसमें भी जो ब्रिटिशर्स ने क्या करा था कि इसमें किसी भी इंडियन काउंसिल मेंबर्स जो कि उस समय जो इलेक्शंस लड़ते थे, जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, उनको उसमें हिस्सा ना बनाते हुए केवल उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं को शामिल किया, जिससे कि जो हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस पार्टी वो काफ़ी इसके अगेंस्ट थी। बिकॉज कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी थी और उस समय जो मुस्लिम लीग पार्टी थी वो ये चाहते थे कि सिंस जो चेंजेस यहाँ लाए जाएंगे वो इंडिया के जो ब्रिटिशर जो कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे हैं वो इंडिया से रिलेटेड है। मीन्स इंडिया में जो ब्रिटिशर्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो इंडियंस के लिए फेवरेबल है नहीं है, इसका डिसीजन वो ब्रिटिशर्स कैसे लेंगे। अगर उनको कोई चेंज भी लाना है तो उसमें केवल ब्रिटिशर्स अगर चेंज लाएंगे तो वो अपने मतलब के लिए चेंज लेके आएंगे। इसीलिए वो ये चाहते थे कि कोई इंडियन मेंबर जो काउंसिल के मेंबर्स थे उस समय, जो प्रोविंशियल काउंसिल्स के जो इलेक्शन होते थे उसमें जो लीडर्स इलेक्ट होते थे, उन्हीं लीडर्स में से कुछ लीडर्स उस कमीशन में होने चाहिए। जब भी जाकर वो अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करते, कोई नया कानून लेके आते हैं या पुराने जो एग्जिस्टिंग कानून हैं जो ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं उसमें कोई चेंज लाना हो, तो अगर वो चेंजेस अगर इंडिया के लिए फेवरेबल होगा तो ऑब्वियसली बात है वो उसके लिए वो सहमति दे देंगे। पर लेकिन अगर वो इंडिया के फेवर्स में नहीं होगा तो वहाँ पे एटलीस्ट वो उस चेंज के लिए ऑब्जेक्शन तो उठा सकते हैं। ओके, पर लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं चाहते थे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपना फ़ायदा ही चाहते थे इस पूरे इसमें कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करें तो जितना ज़्यादा फ़ायदा वो हमें हो, इंडियंस को ना हो। इस वजह से उन्होंने किसी भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को उस कमीशन में शामिल नहीं किया था। इसी का विरोध करने के लिए जब इन द ईयर साइमन कमीशन जब इंडिया में अराइव किया हुआ इन द ईयर 1928, एवरीवन तो जितने भी जो लीडर्स थे उन्होंने इस कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। और वहाँ पे एक स्लोगन जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, गो बैक साइमन। इसमें सारी पार्टीज ने, जो उस समय की जो रीजनल पार्टीज थी, जो मेन दो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज थे कांग्रेस और द मुस्लिम लीग, इन्होंने दोनों इन पार्टीज़ ने और बाकी सारी रीजनल पार्टीज ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इस डेमोन्स्ट्रेशन में और इसके अपोज किया। ओके, तब उस दौरान द वाइस रॉय ऑफ जो हमारे इंडिया के जो वाइस रॉय थे, जो हेड थे यहाँ के गवर्नमेंट के, लॉर्ड आर्विन, उन्होंने अक्टूबर 1929 में उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हम इंडियंस को एक डोमिनेंट स्टेटस देंगे, पर लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इन फ्यूचर हम आपको एक डोमिनेंट स्टेटस देंगे, हम हमारे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। ओके, पर लेकिन जो मतलब अगर हमें फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस लाने हैं या हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना चाहते हैं तो हम आपको इस कमीशन में इंक्लूड नहीं करते हुए इन फ्यूचर किसी भी अनस्पेसिफाइड टाइम में हम आपको वो डोमिनेंट स्टेटस अपने इस कमीशन में देंगे फॉर द चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि अभी नहीं देंगे। ओके, लॉर्ड आर्विन ने सोचा कि शायद जो कांग्रेस जो लीडर्स हैं वो शायद मान जाए। हालांकि जो कांग्रेस लीडर्स हैं वो इस ऑफर से
खुश नहीं हुए, ओके, वो सेटिस्फाई नहीं हुए। और जो कांग्रेस लीडर थे, लाइक द एग्रेसिव लीडर्स थे, लाइक जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, वो बहुत ज़्यादा एजर्टिव हो गए, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसमें थे कि नहीं, हमें जो हमारी डिमांड है उसको वो पूरा किया जाए, हमें जो काउंसिल ऑफ मेंबर्स हैं जो आपके कमीशन में है उसमें हमें शामिल किया जाए, अदरवाइज़ हम आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज आप ला रहे हो इसका हम विरोध करेंगे, ओके। अब इसी दौरान इसमें एक जो इनफेमस इंसिडेंट हुआ था जिसमें लाला लाजपत राय की जान चली गई थी, वो बेसिकली क्या हुआ था, जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था तो ही वॉज वन ऑफ द लीडर्स इन जो कि साइमन लीड कर रहे थे साइमन कमीशन जो आया था तो उसके विरोध में, और वो भी उन डेमोन्स्ट्रेटर्स के साथ, उस भीड़ के साथ वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स ने क्या करा, लाठीचार्ज की, जिसमें लाला लाजपत राय को चोट आई और उसी चोट की वजह से आगे जाके आफ्टर फ्यू डेज उनकी डेथ भी हो गई। अब बच्चों इसमें एक और चीज़ ये ध्यान रखनी है कि मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर हमारा लगा था, जब हमने हिस्ट्री का सबसे पहला लेक्चर इसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था, तब मैंने ये बताया कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। देयर वर सम लीडर्स हु कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लिबरल्स एंड मॉडरेट्स, ओके। वो लोग हमेशा से ही ब्रिटिशर्स जो भी प्रपोजल देते थे उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, ओके, जस्ट बिकॉज कि कहीं ना वो इस बात से भी डरते थे कि कहीं अगर हम ज़्यादा एग्रेसिव होंगे तो कहीं हमारी नेशनल पॉलिटिकल जो पार्टी जो बनी है उसको ये लोग इलीगल ना कर दें, उसको बैन ना कर दें, ओके। अगर हम कम से कम उनकी बात, ब्रिटिशर्स की बातों को अगर हम मानेंगे तो कम से कम ब्रिटिशर्स हमारे सुनेंगे तो सही। एक तरफ दूसरे जो रेडिकल लीडर्स थे जो कि थोड़े एग्रेसिव थे, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते थे और दे वर फॉर्म टू देयर डिमांड दैट वी वांट दिस डिमांड, अगर जब तक आप अगर ये डिमांड फुलफिल नहीं करेंगे तो हमको कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम उनकी बात नहीं मानेंगे। तो उस दौरान जब लॉर्ड आयरविन ने जब ये प्रस्ताव दिया कि आपको हम इन फ्यूचर एक डोमिनेंट स्टेटस देंगे हम हमारे काउंसिल ऑफ मेंबर्स में, जिसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सके, जो साइमन कमीशन जो आया है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होना है, इसमें हम आपको इन फ्यूचर एक अनस्पेसिफाइड टाइम है, बस केवल इतना हो कि हम भविष्य में आपको हम एक स्थायी जगह दे देंगे जहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं, पर लेकिन आज से नहीं। तो ऐसे जो उस समय भी कांग्रेस में ऐसे लिबरल मॉडरेट लीडर्स थे, तो उनका ये वो जो डोमिनेंट स्टेटस जो बात ब्रिटिशर्स ने देने की बात की कि हम आपको हमारी कमेटी में जो डोमिनेंट स्टेटस आपको देने के लिए हम रेडी हैं इन फ्यूचर, वो इस प्रपोजल से वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि जब उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया तो ऐसे बहुत सारे पीपल जो ऐसे मॉडरेट लीडर्स थे, लिबरल लीडर्स थे, उनकी जो इन्फ्लुएंस था विद इन द पार्टी वो धीरे धीरे कम होता गया बिकॉज ऑफ दैट डिसीजन टू सपोर्ट और टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, ओके। तभी 1929 में लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ। बेसिकली ये एनुअल मीटिंग हम बोल सकते हैं या क्वार्टरली मीटिंग जो होती है हर 3 महीने में या 6 महीने या साल भर में, तो ऐसे ही लाहौर कांग्रेस सेशन कहा जाता है उसको, जिसमें लाहौर के जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके वहाँ पे जनरल मीटिंग होती थी, जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू इन द ईयर दिसंबर 1929। और वहाँ पर जब वो कमेटी कॉन्फ्रेंस हुई तो जवाहरलाल नेहरू ने उसको हेड किया और उन्होंने वहाँ पर ये रखा कि अब हम जो है पूर्ण स्वराज या फिर फुल इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री के लिए मूवमेंट्स करेंगे और लड़ेंगे। और उसी दौरान डिक्लेयर किया गया इन 26 जनवरी 1930 हम एज एन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे और प्लेज लेंगे, मतलब एक तरीके से कसम खाएंगे कि हम जब तक हमारी इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हाउएवर जब ये सेलिब्रेशन किया गया 26 जनवरी 1930 बाय द कांग्रेस लीडर्स, तब इस सेलिब्रेशन को ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला और इसके साथ साथ अब महात्मा गांधी ने को ये पता चल गया कि हमें अब कुछ ऐसे आइडियाज़ ढूंढने पड़ेंगे अपने हमारे फ्रीडम के लिए जो कि एक बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट ठोस वजह बन जाए सभी के लिए, कि हमें इन एवरीडे लाइफ सभी को ऐसा लगे कि हमें इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज चाहिए, ओके। इसी दौर में गांधी जी ने सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इनिशिएट किया, ओके। अब सॉल्ट मार्च इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि हर क्लास का पीपल
यूज़ करता है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर। इट्स वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ। ओके, तो उस दौरान क्या था, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ऐसे कानून बना रखे थे। फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया जाए, फॉरेस्ट लॉ हमने पढ़ा था। फॉरेस्ट लॉ के तहत क्या होता था कि फॉरेस्ट एरियाज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। कोई भी पर्सन फॉरेस्ट से लकड़ी तक नहीं लेके आ सकता है एज अ फ्यूल। जो पहले तो चूल्हे पे खाना बनते थे, तो लकड़ी जो थी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स था फ्यूल का, जिससे खाना पकाया जाता। इनफैक्ट उनको लकड़ी तक जंगल से लाने अलाउड नहीं था। अपने जानवर जो थे उनको चरवाने तक का परमिशन नहीं थी। तो फॉरेस्ट लॉ ऐसे थे। इसी में एक सॉल्ट लॉ भी था। सॉल्ट लॉ पे ब्रिटिशर्स ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली थी। मोनोपोली क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि सॉल्ट का मैन्युफैक्चर हम ही करेंगे और इस पर जितना भी टैक्स हमें लेना होगा हम आपसे लेंगे। ओके, पर लेकिन सिंस सॉल्ट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग और उस पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का हक होना गलत है, इस वजह से महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट को एज एक रास्ता चुना, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं उनको ये एश्योरेंस था कि इसमें हर एक क्लास का, हर एक वर्ग के पीपल जो हैं इस मूवमेंट से जुड़ेंगे। ओके, आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। Mahatma Gandhi found in a salt a powerful symbol that could unite the nation. अब गांधी जी को सॉल्ट में एक पावरफुल सिंबल नज़र आया। उनका विजन ऐसा था कि सॉल्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिंबल जो कि एक नेशन, हमारे इस नेशन को यूनाइट कर सकता है। इससे पहले ऑन 31 जनवरी 1930 में जो वाइस रॉय आयरविन थे इंडिया के, उनको गांधी जी ने एक लेटर लिखा जिसमें कि 11 डिमांड्स थी। ओके, गांधी जी की। अब मोस्ट ऑफ द डिमांड जो थी वो सारे जनरल इंटरेस्ट से लेके डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल जो थे, लाइक जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन हो गए, तो उनके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट जैसी कोई डिमांड थी। पीजन से फार्मर्स थे तो उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लाइक जैसे कि टैक्स में छूट देना, या फिर जो क्रॉप्स फेल हो रही हैं तो उसमें उनको जो उनका टैक्स था वो कम करना। सो ऐसे ही उन्होंने 11 डिमांड्स रखी जो कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल की जो स्पेसिफिक डिमांड्स थी सबको उसमें शामिल किया। रीज़न ये था कि इससे क्या हुआ कि सारे क्लासेस ऑफ पीपल इस मूवमेंट के साथ जुड़ पाएंगे। द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड वाइड रेंजिंग। अब महात्मा गांधी का आइडिया क्या था कि जो डिमांड्स थे उसको वाइड रेंजेस तक, हर क्लासेस ऑफ पीपल तक पहुंच जानी चाहिए, ताकि इंडियन सोसाइटी में जितने भी क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं उनको ऐसा लगे कि दैट ये जो पॉलिटिकल लीडर जो हमारे लिए लड़ रहे, अगर हम इनका साथ देंगे तो हमारी इंडियन जो हम जो जितनी तकलीफ हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये जो कैंपेन जो है, मूवमेंट जो वो इनिशिएट कर रहे हैं, वो यूनाइटेड दिखेगा और सभी एक साथ आएंगे तो ब्रिटिशर्स पर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। अब इसमें से द मोस्ट स्टायरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। इसमें सबसे जो खास तौर पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड जो थी वो थी जो सॉल्ट पे जो टैक्स ले रहे थे ब्रिटिशर्स, जो मोनोपोली क्रिएट कर रखी थी, उसको एबॉलिश किया जाए। मैंने पहले बताया था सॉल्ट कुछ एक ऐसी चीज़ थी जो कि that used to be consumed by everyone, by rich people also and the poor people also. All one of the most essential food items thing. Okay, in food items, the tax on the salt and the government monopoly over its production. Tax salt पे, और जो गवर्नमेंट ने मोनोपोली की, केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश जो गवर्नमेंट फैक्ट्री जो ब्रिटिशर्स ने सेटअप की है, केवल वहाँ पर ही इसका प्रोडक्शन होगा। इसके अलावा कोई अदर पीपल इसका प्रोडक्शन, सॉल्ट का प्रोडक्शन नहीं करना चाहता था। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवर्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया और कहीं ना कहीं सभी के सामने रिवील किया कि ब्रिटिशर्स कितने ऑप्रेसिव हैं, कितना हमें दबा के रखना चाहते हैं। अब महात्मा गांधी का जो लेटर था वो केवल एक लेटर नहीं था या एक अपील नहीं थी, एक अल्टीमेटम था कि अगर ये डिमांड फुलफिल नहीं की जाएगी तो ऑन 11 मार्च द लेटर स्टेट दैट कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। 11 मार्च को जो कांग्रेस है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देगी अगर ये हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है कि जितने भी जो ब्रिटिशर्स ने जितने भी लॉ बनाए हैं उनको डिसओबे करना। ओके, केवल बड़े बड़े हायर क्लासेस ऑफ पीपल नहीं, इनफैक्ट नॉर्मल पीपल, इवन पुअर पीपल, इवन मिडिल क्लास पीपल, सभी को जितने भी ये जो लॉज बनाए इन्होंने, डिफरेंट लॉज लाइक फॉरेस्ट लॉ, सॉल्ट लॉ, इनको डिसओबे करना। ओके,
अब उस समय जो वाइसरॉय थे आयरविन, वो नेगोशिएट करना नहीं चाहते थे, बातचीत करना नहीं चाहते थे. सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च accompanied by 78 of his trusted volunteers. अब एज अ रिजल्ट, सिंस डिमांड वॉज नॉट फुलफिल्ड, सो महात्मा गांधी ने उन्होंने अपना फेमस जो सॉल्ट मार्च जो था मूवमेंट, उसको उन्होंने स्टार्ट किया, जिसमें उनके साथ 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे उनके साथ. ओके, और कम से कम जो मार्च था वो कम से कम 240 माइल्स, और इन किलोमीटर्स वी कैन से अप्रॉक्सीमेटली 360 to 370 किलोमीटर्स था, जो कि कहाँ से स्टार्ट था, फ्रॉम साबरमती आश्रम टू द गुजराती कोस्टल एरिया दांडी तक, कोस्टल जो टाउन था दांडी तक. द वॉलंटियर्स जो थे वो कितने दिन तक चले, 24 days, अबाउट 10 miles a day, अप्रॉक्सीमेटली 15 kilometers a day. Thousands came here to hear महात्मा गांधी. ओके, और इस मोमेंट में जब वाइल मार्चिंग जो डिफरेंट गांव, सिटीज़ या टाउन्स या विलेजेस पड़े, वहाँ पे बहुत सारे पीपल्स उनको विजिट करने आए, उनको सुना उन्होंने. ओके, जहाँ जहाँ भी वो रुके उन्होंने अपना स्पीच दी कि लाइक वी हैव टू बी यूनाइटेड, और उन्होंने बताया कि स्वराज का एक्चुअल मीनिंग क्या है और क्या मतलब है, हम इंडियंस के लिए क्या अहमियत रखता है. और कहीं ना कहीं सभी जहाँ जहाँ भी उनको पढ़ते गए, तो वहाँ पे जितने भी पीपल्स उनको मिले, उनसे उन्होंने अपील की कि जितने भी प्रोटेस्ट हम करें, ये स्वराज के लिए जितने भी या इंडिपेंडेंस के लिए हम जितने भी प्रोटेस्ट करें, वो सब पीसफुली होने चाहिए. ऑन 6 अप्रैल वो दांडी पहुंचे, और वहाँ पे उन्होंने सेरेमोनियली मीन्स परंपरागत तौर पर उन्होंने सारे मीन्स लॉ को, जो सॉल्ट लॉ है उसको तोड़ दिया. ओके, और उन्होंने कैसे तोड़ा, जिससे जो परंपरागत तरीके से जो सॉल्ट बनता है, लाइक बॉइलिंग द सी वाटर, उस तरीके से. ओके, उन्होंने सी वाटर को बॉयल किया. आफ्टर द बॉइलिंग द लेफ्ट ओवर वॉज द सॉल्ट. ओके, जिससे कि उन्होंने सॉल्ट बनाया. दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब यहाँ पे पीपल से अपील की गई कि आप केवल जो मूवमेंट के तहत जो है जो लॉज जो ब्रिटिशर्स ने बनाए, लाइक सॉल्ट लॉ है, कि हम एज विरोध के तौर पे हम सॉल्ट को हम खुद प्रोड्यूस कर सकेंगे, केवल ब्रिटिशर्स पर ही इसका हक नहीं है. तो पीपल्स वेर आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन with the British as they had done in 1921 to 1922, but also to break the colonial laws. अब पीपल्स उन्होंने ये अपील की कि दैट सिर्फ जैसे लास्ट टाइम जैसे हमने 1921 टू 1922 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कॉपरेट का ब्रिटिशर से कॉपरेट करना बंद कर दिया था, तो केवल कॉपरेशन तो बंद करना, इसके साथ साथ जितने भी कॉलोनियल लॉज यानी ब्रिटिशर ने जितने भी लॉज बनाए हैं उनको ब्रेक करना है, बट लेकिन पीसफुली. Thousands in different parts of the country broke the salt law. और इसी मुहिम के तहत there were many different parts of the country में there were many such incidents जहाँ पे peoples ने salt law को ब्रेक किया, मैन्युफैक्चर किया, और डेमोन्स्ट्रेशन दिया इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज दैट वी आर ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ. जैसे जैसे मूवमेंट स्प्रेड हुआ, फॉरेन जो क्लॉथिंग थी वो बॉयकॉट होने लग गई. लिक्विड शॉप से पिकेटेड मीन्स लिक्विड शॉप पर आना जाना रोक दिया गया. पीजेंट्स से उन्होंने जितने भी चौकीदारी टैक्सेस थे वो पे करना बंद कर दिया. चौकीदारी टैक्स विच वॉज लाइक द जो रिवेन्यू जो टैक्स होता था, जो कि किसी पर्टिकुलर विलेज में जो हेड होता था उसको अपनी ज़मीन का जितना भी टैक्स आता था, जिस हिसाब से एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो करते थे या जितना उसका साइज़ था लैंड का, उस हिसाब से वो टैक्स पे करते थे. वो टैक्स उन्होंने रिवेन्यू पे करना बंद कर दिया. ओके, विलेज ऑफिशियल्स जितने भी थे जो जिनका काम रहता था टैक्स कलेक्ट करना, उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया. बहुत सी जगह हम फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक किया गया. ओके, जैसे एक एमपी का एक इंसिडेंट है दुरैया जंगल वाला इंसिडेंट. यहाँ पर भी लोगों ने विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत ही यहाँ पर भी फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक किया था. ओके, दुरैया जंगल वाला इंसिडेंट जो है एमपी का, यहाँ पर फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक किया गया था. ओके, और बहुत सारे ऐसे जो गवर्नमेंट रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया थे वहाँ से पीपल्स ने लकड़ियाँ कलेक्ट की और अपने कैटल्स भी भेजे ताकि वो ग्रेस कर सके. और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स को लगे दैट इंडियंस आर डिसोबेइंग द लॉ दैट वी हैव मेड. ओके,
Worried by the developments, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. अब जैसे ये मूवमेंट जब ये आगे जाके डेवलप होता गया, कॉलोनियल गवर्नमेंट काफ़ी चिंता में आ गई और उन्होंने एक एक करके कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जैसे कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट हो गया तो जो वायलेंट जो ये मूवमेंट था ये अब वायलेंट क्लैशेस में कुछ जगहों पर बदल गया। ओके, वहाँ पे वायलेंटली क्लैशेस होने लगे बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिविलियंस। ओके, व्हेन अब्दुल गफर खान ए डिवोटेड डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी, अब्दुल गफर खान जो कि गांधी जी के फॉलोअर्स थे, ओके, और उनको बहुत ज़्यादा मानते थे, उनको वो भी हालांकि वो भी कांग्रेस लीडर ही थे, ओके, मीन्स एक पॉलिटिकल लीडर ही थे, हु वाज अरेस्टेड इन 1930। ओके, 1930 में इनको अरेस्ट किया गया। ओके, अब जो एंग्री क्राउड्स थे उन्होंने जो इनको अरेस्ट किया गया था इन मे बी इन द आज के मॉडर्न डे में पाकिस्तान, जहाँ पर पेशावर वाला रीजन है, तो वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो क्राउड्स थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी और उन्होंने पेशावर में डेमोन्स्ट्रेशंस दिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जिसमें कि आर्म्ड कार्ड्स और पुलिस फायरिंग के अगेंस्ट वो खड़े थे। आर्म्ड कार्ड्स यानी कि ऐसे कार्ड जिसमें हथियार बहुत सारे हों, उसके साथ साथ पुलिस फायरिंग का भी सामना किया। इस वायलेंट क्लैश में बहुत सारे पीपल्स जो कॉमन पीपल्स थे पुलिस की गोली लगने की वजह से मारे गए थे। ए मंथ लेटर महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। ओके, इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सोलापुर अटैक पुलिस पोस्ट, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन। और ऐसा ही फिर उसके बाद में वैसे तो बहुत सारी जगहों पर वायलेंट क्लैशेस, उसी में से एक क्लैशेस ऐसी थी इंडस्ट्रियल वर्कर्स की शोलापुर में, जहाँ पे उन्होंने पुलिस पोस्ट जो होती हैं उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जितनी गवर्नमेंट म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स थी वहाँ अटैक कर दिया, कोर्ट्स पर अटैक कर दिया, रेलवे स्टेशन पर अटैक कर दिया। और जितनी भी ब्रिटिशर्स ने जो बिल्डिंग बनाई जो कि एक प्रतीक था ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश रूल का, उन बिल्डिंग्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ए फ्राइटेड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। अब गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा बौखला गई दैट ये जो सत्य जो भी ये पीपल्स हैं, सत्याग्रहीज हैं या जो मूवमेंट लीड कर रहे हैं बहुत ही अच्छे लेवल पे, और मीन्स ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं थी सिचुएशन कि जो वो कर रहे हैं वो जो भी वो कर रहे हैं वो सब उनके अगेंस्ट जा रहा था। तो जो वहाँ की गवर्नमेंट ने तो एक ब्रूटल रिप्रेशन लिया, उन्होंने सत्याग्रही पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो वुमेंस हो चाहे वो बच्चे हों, सभी को उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया और करीबन 1 लाख पीपल जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब गांधी जी जब ये कंडीशंस बनने लगी, जब वेरियस प्लेसेस पे अगेन वायलेंस का रूप लेने लगा जब मूवमेंट, तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया गया। इन सिचुएशन में गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि इस मूवमेंट को वापस से ले लिया जाए और द मूवमेंट एंड एंटर्ड इनटू द पैक्ट विद द आयरविन ऑन 5 मार्च 1931। और लॉर्ड आयरविन जो उस समय वाइसरॉय थे उनके साथ एक समझौता या एक कुछ पैक्ट था वो साइन किया। अब इसको फेमसली गांधी आयरविन पैक्ट कहा जाता है। ये पैक्ट कब आए? ऑन 5 मार्च 1931 बिटवीन महात्मा गांधी एंड लॉर्ड आयरविन, इनके बीच में बातचीत हुई। गांधी कंसिडर्ड टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स और जो गवर्नमेंट है ब्रिटेन की वो आपस में बैठ के बात करना चाहते थे। तो गांधी जी ने अपना कंसेंट दिया दैट ओके ठीक है हम इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। हाउएवर जो कांग्रेस जो थी उन्होंने इसको बॉयकॉट किया, जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ओके जो लंदन में थी। हाउएवर सिंस गांधी जी ने अपना कंसेंट दे दिया था कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बातचीत करने के लिए रेडी है, तो जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ कर दिया गया। फिर दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए उसी कॉन्फ्रेंस के लिए, बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। बट जो नेगोशिएशन वहाँ पर लंदन में हुई वो कुछ खास नहीं हुई और जो भी उनकी डिमांड्स थी वो फुलफिल नहीं की गई और वो वहाँ से डिसअपॉइंटेड
डिसअपॉइंटेड आए, ओके, रिटर्न हुआ उनका। फिर बैक इन इंडिया उन्होंने ये देखा, उन्होंने डिस्कवर किया दैट गवर्नमेंट इज़ बिगिन ए न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। उन्होंने ये देखा कि गवर्नमेंट जो है अब नए नए तरीके अपना रही है जिससे कि जो हमारे मूवमेंट है या इंडियंस को वापस से दबाया जा सके। गाफर खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल। गाफर खान एंड जो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो दोनों जेल में ही बंद थे। द कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी थी उसको अब इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड सीरीज ऑफ मेजर हैज़ बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बॉयकॉट। और ऐसे लॉज बनाए गए जिससे कि ये इम्पोजमेंट हो गया कि जो पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस पार्टी उसको इलीगल या उसको बैन कर दिया गया। जितनी भी मीटिंग्स है, डेमोन्स्ट्रेशन है, अब इंडिया में कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकता, कोई मीटिंग नहीं कर सकता, पॉलिटिकल लीडर्स आपस में मीटिंग नहीं कर सकते, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे सकते, किसी भी टाइप का बॉयकॉट तक नहीं कर सकते। विद द अप्रेंशन द महात्मा गांधी रिलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, तो वापस से महात्मा गांधी जी ने जब ये सब देखा कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने वापस से रिप्रेशन स्टार्ट कर दिया, वापस से इंडियंस को दबाना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही कड़े लॉज बना दिए हैं, तो उन्होंने वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस से रिलॉन्च किया, जो कि साल भर तक चला। बट लेकिन वो उस मोमेंटम में नहीं आ पाया जैसे कि वो लास्ट टाइम जब 1930s वाला जो टाइम था, उस दौरान जब जो मूवमेंट ने पेस पकड़ी थी वैसा पेस नहीं पकड़ पाया। इन 1934 ये मोमेंटम जो था वो पूरी तरीके से अपना जो मोमेंट था ये पूरी तरीके से अपना मोमेंटम खो चुका था या फिर अनसक्सेसफुल रहा था। जो सेकेंड टाइम जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इनिशिएट किया था, बिकॉज दिस टाइम ज़्यादातर पार्टिसिपेशन नहीं है। ओके, सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, कि व्हाट वाज द रीज़न कि दैट मोस्ट ऑफ द पीपल वर नॉट participating in the second civil disobedience movement. ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।